नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान के बारे में चर्चा की थी। आज अपन उससे आगे चलते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक उपलब्धियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि, पशुपालन, उसके बाद में उद्योग, उसके व्यापार और वाणिज्य, ये सारी बातें मिलकर क्या बनाती है उसकी आर्थिक उपलब्धियां। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कृषि की, तो कृषि के अंतर्गत अपन ने देखा था कृषि को करते हैं, यानी अपने को कई स्थानों पर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिले। तो अन्नागार के अंदर क्या हो रहा है कि अन्न भंडारण की व्यवस्था है। तो अन्न भंडारण तभी तो करेंगे जब कृषि होगी। इतनी कृषि होती थी कि अन्न भंडारण की आवश्यकता होती थी। अब ये अन्न भंडारण क्यों करते थे? आपको पता है, अपन ने बात की थी कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, और जो यहाँ पर हड़प्पा के अंदर आपको अन्नागार मिला है उन सभी के मुंह किधर है? रावी नदी के तट की तरफ है। तो अपन ये कह सकते हैं हो सकता है वहां पर उस समय व्यापार भी होता होगा। तो इतना अनाज उत्पन्न होता था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान उसका व्यापार भी करते थे। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि की। तो आज अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहां से। सिंधु सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियां। आर्थिक उपलब्धियों के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आपकी कृषि, फिर आएगा आपके पशुपालन, फिर आएंगे कुछ उद्योग, फिर व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, अगर अपन ने इन चार को पढ़ लिया तो अपनी आर्थिक उपलब्धियां लगभग अपने को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अपन नंबर 1 पर लेते हैं कृषि। अपने को कैसे पता चलेगा कि वहां पर उन्नत कृषि होती थी? सबसे पहले तो अपन यहां पर लिख सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार के कारण अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि उस काल के अंदर जो सिंधु सभ्यता है वहां पर उन्नत कृषि होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि यहाँ पर अन्नागार प्राप्त मिले, और अन्नागार के अंदर क्या होता है? भंडारण। किसका भंडारण होता है? अन्न का भंडारण होता है। अन्न का भंडारण तभी होगा जब ज्यादा मात्रा में अन्न बोया जाएगा और ज्यादा मात्रा में उत्पादन होगा। तो इसका अन्नागार प्राप्त होने का तात्पर्य क्या हो गया? यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कृषि होती थी। अब अगर इसका दूसरा अपन उदाहरण ले कि एक स्थान है आपके राजस्थान के अंदर कालीबंगा, वहां पर क्या मिला है? एक खेत मिला है। खेत में आड़ी तिरछी लाइन मिले हैं। आड़ी तिरछी लाइनें मिली, मतलब क्या हो गया? इस प्रकार ये आड़ी तिरछी लाइनें मिली है। अब देखो, ये आड़ी तिरछी लाइनें क्या बताती है? ये दोहरे जुते खेत का उदाहरण है। आपको ये पूछा जा सकता है कि दोहरे जुते खेत का उदाहरण या दोहरे जुते खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब जो ये कालीबंगा है, अब देखो कालीबंगा आपके प्राक हड़प्पा कालीन भी मानी जाती है। यानी हड़प्पा काल से पूर्व के काल के अंदर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दोहरे जुते खेत का उदाहरण मिला है। आगे अपन अगर बात करते हैं कि इस समय कौन कौन सी फसलें थी, तो इन सबसे पहले फसलों के अंदर आता है गेहूं, जौ, जवार, दाल, मटर, रागी, कपास। ये कपास यहाँ का जो व्यापारिक फसल हो गया, और खजूर, ये भी अपने को मिला है। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा के अंदर या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नहीं मिली है, और उसमें एक नाम ये भी दे दिया जाता है खजूर, और एक नाम दे दिया जाता है आपके बाजरा। तो कई यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बाजरा अपने राजस्थान का है, और राजस्थान का एक क्षेत्र कालीबंगा जो हड़प्पा काल से मिला है, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं
हैं कि बाजरा प्राप्त हुआ है, जबकि अपने को ये ध्यान रखना है कि इस काल के अंदर बाजरा प्राप्त नहीं हुआ है। और अपन ये सोच लेते हैं खजूर तो प्राप्त होगा ही कैसे, क्योंकि खजूर मूलतः यहाँ का पौधा है नहीं, ये तो बाहर से लगभग अपन ये कह सकते हैं ईरान इराक का पौधा है। तो ये ध्यान रखना है अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भी तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। वहां पर किसका उत्पादन होता था, खजूर का उत्पादन होता था। और व्यापारिक फसल के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे, कपास का इस्तेमाल करते थे। अब अगर बात करें तो हल किसके होते थे, जो हल होते थे यानी जो कृषि कार्य करने में काम आने वाले हल होते थे वो लकड़ी से निर्मित होते थे। किससे निर्मित होते थे, लकड़ी से निर्मित होते थे। और कृषि यंत्र, अगर कौन कौन से कृषि यंत्रों की बात करें, जैसे अपन बात करते हैं हंसिए की, यानी जो फसल को काटने के काम आता था वो आपके तांबे से बना होता था। तो तांबे से निर्मित हंसिया भी मिला है, ठीक है। अब तांबे से निर्मित मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया, तांबे की यहाँ पर प्रचुर मात्रा थी, तभी तो हंसिया तांबे का बना है। अभी वर्तमान में लोहे की प्रचुर मात्रा है तो लोहे के हंसिए मिलते हैं, और उस समय तांबे की प्रचुर मात्रा थी तो तांबे के हंसिए मिले। इसके अलावा एक पत्थर का फसल काटने का फलक भी मिला। एक पत्थर का एक फसल काटने का फलक मिला, यानी एक तेज धार वाला पत्थर मिला है जिसे माना जाता है, यानी ये यहाँ पर केवल मान रहे हैं कि हो सकता है कि इससे भी फसल काटते होंगे, क्योंकि इसकी भी आकृति एक हंसिया जैसी है और एक तरफ से ये धारदार है, तो हो सकता है उस काल में इसका भी इस्तेमाल फसल काटने के लिए किया जाता होगा। एक बार अपन देखो रिवाइज करते हैं कृषि को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े अन्नागार मिले, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ की कृषि व्यवस्था उन्नत थी। कालीबंगा से एक दोहरा जुता हुआ खेत मिला है, ये एकमात्र दोहरा जुता हुआ खेत है अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि दोहरा जुता खेत का उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से, जो प्राक हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा कालीन से पहले की बात है। और फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, जौ, जवार, दाल, मटर, रागी, कपास और खजूर। अगर मोटे अनाज के अंदर के हैं तो ये मोटा अनाज है, कपास व्यापारिक फसल है और खजूर यहाँ पर बहुतायत रूप में होती थी। लेकिन ये ध्यान रखना किस क्षेत्र के अंदर होती थी, जो अपने वर्तमान भारत से बाहर का क्षेत्र है वहां पर खजूर का उत्पादन होता था, बाजरे का उत्पादन नहीं होता था। हल की बात करें तो लकड़ी से निर्मित होते थे और तांबे से निर्मित एक हंसिया भी प्राप्त हुआ है। इससे अपन कह सकते हैं तांबे की प्रचुर मात्रा थी और हंसिया फसल काटने के काम आता था। इसके अलावा एक पत्थर भी प्राप्त हुआ है, ये पत्थर है जिसका एक फलक बहुत ही तेज धारदार है, तो अपन मान सकते हैं हंसिया की आकृति की होने के कारण अपन ये कह सकते हैं ये भी फसल काटने के काम आता होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं नंबर 2 पर पशुपालन। यहाँ पर कृषि तो होती थी, अपने को पता चल गया है, और आपके स्तर यानी 12वीं कक्षा तक के लिए इतने उदाहरण बहुत है बताने के लिए कि यहाँ पर कृषि होती थी। जब कृषि होती थी तो यहाँ पर क्या पशुपालन भी होता था, जिसे अपन कृषि प्लस पशुपालन यानी कृषि और पशुपालन साथ में करते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। तो क्या नंबर 2 पर अपन यहाँ पर लिखें कि पशुपालन भी था। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं पशुपालन था कि नहीं था, इसके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अपन यहाँ पर केवल बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं था तो कैसा था। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किन साक्ष्यों से अपन ये कह सकते हैं कि अपन यहाँ पर पशुपालन की जानकारी मिलती है। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि एक वृषभ की मूर्ति मिली है, जो कौन सा था, कुबड़दार वृषभ। यहाँ पर लिख देता हूँ कुबड़दार वृषभ। कुबड़दार वृषभ का मतलब क्या हो गया, बेल। तो बेल, यहाँ पर बेल की मूर्ति मिली है, बेल की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है। ये साक्ष्य है कि यहाँ पर पशुपालन होता था। अपने थोड़ी देर पहले बात की थी यहाँ पर जो हल है लकड़ी के, और अभी अपने को क्या मिल गया, बेल भी मिल गया। तो हो सकता है कृषि कार्य में भी इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि लंबे समय तक हम बेलों से ही कृषि या हल जोतने का कार्य करते थे। तो अपने को एक कुबड़दार वृषभ बेल की मूर्ति भी मिल गई। एक जगह पर आपको सौ के साथ कुत्ते व एक दूसरे स्थान पर बकरे की भी हड्डियां प्राप्त हुई है।
हड्डियां, या यहाँ पर अपन अवशेष लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन किस किस का कह सकते हैं, एक तो कुबड़दार वृषभ या बैल, ये पालतू पशु के रूप में होता था, कुत्ते, बकरे, यानी अब यहाँ पर ये भी पालतू पशु के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। एक दो स्थानों से, एक रणगुंडई और सूरकोटड़ा। रणगुंडई और सूरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, यानी जबड़े वगैरह प्राप्त हुए, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। अब देखो ये बात यहाँ पर विचारनी है, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, जबकि और कहीं पर रणगुंडई और सूरकोटड़ा के अलावा कहीं पर घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, कहीं पर घोड़े की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई, कहीं पर घोड़े का अंकन प्राप्त नहीं हुआ। अगर अंकन की बात करेंगे, आगे मुद्रा पढ़ेंगे उस समय और अंकन की बात करेंगे, ये भी बेल मिला है, एक सींग वाला गेंडा मिला है, हिरण का चिन्ह मिला है, लेकिन कहीं पर घोड़े के अवशेष या घोड़े की मूर्ति या घोड़े के अंकन प्राप्त नहीं हुए, इन दो स्थानों के अलावा रणगुंडई और सूरकोटड़ा। तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता वाले लोग घोड़े के बारे में परिचित थे या घोड़े से परिचित थे, या घोड़ा इनका कोई वाहन रूपी काम आता था, या ये घोड़े को किस रूप में काम लेते थे। वैसे तो अभी तक ये प्रश्नवाचक चिन्ह ही बना, यानी किसी को पता नहीं है क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन फिर भी मानते थे ये घोड़े से परिचित नहीं थे। अगर आपके ऑप्शन आ जाए कि ये किन चार जानवरों से परिचित थे और उसमें घोड़ा भी दे रखा हो, तो ये घोड़े से परिचित नहीं थे, गाय से परिचित थे, क्योंकि बैल है तो गाय होगी, ठीक है ना। तो एक आएगा घोड़ा, तो घोड़े से ये परिचित नहीं थे। केवल दो स्थानों पर मिले हैं, वो भी क्या मिला है, जबड़ा मिला है। क्या मिला है, दांत और जबड़ा, ये मिले हैं। अब यहाँ इनसे ये नहीं कह सकते थे कि ये पूर्ण रूप से परिचित थे। हो सकता है उस काल के अंदर किसी दूसरी सभ्यता वाले लोग, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता या उस काल की और भी अन्य सभ्यताएं थी, वहां के लोग इसको लेकर आए होंगे, यहाँ पर व्यापार के लिए आए होंगे, वो यहीं पर मर गए होंगे और यहाँ पर कालांतर में दबने से हो सकता है अब उसको ये अवशेष प्राप्त हुए होंगे। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते थे कि सभी सिंधुवासी इससे, यानी रणगुंडई और सूरकोटड़ा को छोड़कर सभी सिंधुवासी इस घोड़े से परिचित थे। अब घोड़ा शब्द है वो इस घोड़े, अब जो ये घोड़ा है इससे परिचित नहीं थे। अपने को अभी यही मानना है कि जो यहाँ पर सिंधुवासी है ये घोड़े से परिचित नहीं थे। अगर होते तो क्या होता, कहीं मूर्तियां मिलती, कहीं अंकन मिलता, और कुछ नहीं, जो मरे थी उस पर चित्र ही मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो अपन यही कहेंगे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। केवल क्या मिला है, दांत और जबड़ा मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है, रणगुंडई और सूरकोटड़ा। तो अपने को ये प्रश्न भी याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। किन दो स्थानों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो रणगुंडई और सूरकोटड़ा से अपने को घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। समझ में आ गई क्या बात। पशुपालन के अंदर एक बार वापस देखते हैं। एक तो पशुपालन में कुबड़दार बैल, ये अपन पालतू पशुओं के अंतर्गत था। क्यों, क्योंकि अपने को मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, और अपन ये कहेंगे अपने पास में हल थे और कृषि कार्य भी करते थे अपन। तो इन दोनों से अपने को ये कह सकते हैं कि वृषभ का इस्तेमाल कृषि कार्य में होता होगा, और एक शव के साथ में कुत्ता व दूसरे शव के साथ में बकरा भी अपने को अवस्थियां प्राप्त हुई है, एक शव के साथ में कुत्ते व बकरे की। तो अपन ये कह सकते हैं ये भी क्या हो सकते हैं, पालतू पशु होंगे। यहाँ पर दोनों को साथ में ही यहाँ पर दफना दिया होगा, तो यहाँ पर अब अपने को प्राप्त हुआ है, तो अपन ये कह सकते हैं ये दोनों भी पालतू पशु थे। रणगुंडई और सूरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन अन्य कहीं पर अंकन न मिलने के कारण अपन ये कहेंगे सिंधुवासी इससे परिचित नहीं थे। आगे देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं उद्योग के अंदर। ले लिया होगा आपने। अब अपन चलते हैं आगे। अब नंबर 3 पर आता है अपने उद्योग। उद्योगों को अपन 2-3 उद्योगों के अंतर्गत बांटेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे धातु उद्योग, क्योंकि अपन ने देखा है वहां पर धातुओं का प्रचलन अधिक था। नंबर 1 यहां पहले डाल देते हैं उद्योग। उद्योगों के अंतर्गत सबसे पहले आएगा धातु उद्योग।
धातु उद्योग, जो बर्तन अपने को या जो औजार अपने को मिले हैं जिन धातुओं की प्रधानता से मिले हैं, अपन ये कहेंगे उसी के उद्योग ज्यादा है, और वही धातु उस काल के अंदर अधिक इस्तेमाल की जाती थी। अपने को यहाँ पर दो प्रकार की धातुएं अधिक मिली है। सबसे पहले मिली है तांबा और दूसरी मिली है कांसा। ये दो धातुएं अपने को बहुत मात्रा में मिली है, तो इन दोनों धातुओं को ही अपन कहेंगे ये दो धातुएं इस काल की प्रमुख थी, और इन्हीं दो धातुओं से प्रमुख औजार बनाए जाते थे। जैसे मैं तांबे की बात करूं, तांबे से क्या क्या निर्मित होता था। एक यहाँ पर अपने को मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा भी अपने को यहाँ से प्राप्त मिला है, वो किसका है, तांबे का है। एक अपने को आरी मिली है, तलवार, भलाग्र, भलाग्र मतलब भाला, और छेनी, दर्पण और चाकू। ये वस्तुएं मिली है, किसकी मिली है, तांबे की मिली है। इसमें से कुछ वस्तुएं हैं जो, कुछ क्या लगभग सभी वस्तुएं हैं जो घरेलू इस्तेमाल में काम आती थी। तो तांबे की अधिक उपयोगिता के कारण अपन यहाँ पर कह सकते हैं तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता होगा। गणेश्वर नामक क्षेत्र से, गणेश्वर नामक क्षेत्र से ये तांबा लाते थे। तो गणेश्वर से ये तांबा लाते थे। इसके बने हुए क्या क्या औजार अपने को मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, आरी मिली है, तलवार, भलाग्र, यहाँ भाला लिख दूं क्या, ये लो लिख दिया भाला, भाला अपने को मिला है, छेनी मिली है, यानी हथौड़े और छेनी का इस्तेमाल भी वो करते थे। एक दर्पण भी मिला है, दर्पण के चारों ओर तांबे से कलाकृति की हुई है, और चाकू भी इस तांबे का मिला है। और कांसे की बात करें तो कांसे के दो वस्तुएं अपने को मुख्य रूप से याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो मिली है नर्तकी की मूर्ति, और एक मिला है दीमाबाद से रथ। ये दो अपने को, ये तांबे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये मिली है आपको मोहनजोदड़ो से, और दीमाबाद से क्या मिला है, एक रथ मिला है। अपने को कांसे के अंदर और कुछ याद हो या न हो, आपको ये दो नाम याद रखने हैं। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, और दीमाबाद से मिला है आपको रथ। इसके अलावा पशु व पक्षियों की कलाकृतियां, पशु पक्षियों की कलाकृतियां भी किसकी मिली है, अधिकतर पशु पक्षियों की कलाकृतियां, जैसे बेल की एक कलाकृति मिली है, खिलौने मिले हैं, ये किसके मिले हैं, कांसे के मिले हैं। यानी तांबे व कांसे का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होता था। अब सीधा ऐसा तो है नहीं, वहां पर जमीन से निकला है, इनको निर्मित भी किया, निर्माण भी किया जाता होगा, तो इनकी भट्टियां भी मिली है, यानी इनको गलाने की, यानी धातु को गलाने की भट्टियां भी मिली है। तो इस प्रकार का उद्योग वहां पर चलता था। अगर दूसरी अपन उद्योग की बात करें तो यहाँ पर था बर्तन उद्योग। बर्तन दो प्रकार के बर्तन उद्योग, दो प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। एक तो बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तन, और एक बनाए जाते थे धातु के बर्तन। ये दूसरा उद्योग था। धातु के बर्तन बनाए जाते थे, वो धातु कौन सी थी, यही तांबा और कांसा, यही तांबे और कांसे से बनाए जाते थे। पहले अपन लिख लेते हैं तांबे व कांसे से निर्मित बर्तन, तांबे व कांसे से निर्मित बर्तन। और मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं तो एक तो मिला है मृदभांड और मृदपात्र, ये अपने को मिट्टी के मिले हैं। तो अपन ये कह सकते हैं वहां उस समय बर्तन उद्योग भी चलता था। मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तन, दो प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तनों में मृदभांड और मृदपात्र मिले हैं, और धातु के बर्तनों में तांबे व कांसे से निर्मित अपने को बर्तन मिले हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कपास उद्योग वहां पर था, एक वस्त्र उद्योग था। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ले लिया होगा अपनी स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। नंबर 3 पर जो अपने को उद्योग मिलेगा वो है आपके वस्त्र उद्योग, वस्त्र या कपास उद्योग। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि एक व्यापारिक फसल का उत्पादन होता था। जब अपन ने यहाँ पर कृषि की बात की थी तब अपन ने पढ़ा था व्यापारिक फसल का उत्पादन होता है। नंबर 3 पर आ जाएगा अपने वस्त्र उद्योग। अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कपास का उत्पादन होता है। यहाँ पर कपास के उत्पादन से क्या क्रिया हो सकती है, क्या काम हो सकता है, कपास के उत्पादन क्यों करते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि वस्त्र निर्माण के लिए।
और अपन ने यहाँ पर देखा था कि जो अपने मेसोपोटामिया है वहां पर सूती वस्त्र के अवशेष भी अपने को मिले। तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग यानी सूती कपड़े के अवशेष अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कपास का उत्पादन, यानी ये दो अपने को बताता है कि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग उस समय चलता था। और नंबर 4 पर अपन उद्योग ले लेते हैं मनके व मुहरे निर्माण उद्योग। मनके व मोहरे निर्माण उद्योग, मनके व मोहरों का निर्माण होता था। मनके से अपन ले सकते हैं आभूषण, आभूषण में इस्तेमाल किया जाता था मनकों का। मनके के यहाँ पर अपन लिख सकते हैं मनके के निर्माण हेतु प्रसिद्ध, उस समय मन के निर्माण हेतु प्रसिद्ध 2 स्थान थे। एक तो था आपके लोथल और दूसरा था आपके चहुंदड़ो। ये 2 स्थान थे, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, मन के निर्माण हेतु प्रसिद्ध थे। इन मन के निर्माण के अंदर कौन कौन सी आती थी, एक तो आती थी धातुएं, कौन कौन सी आती थी, सोना चांदी। सोना आता था आपके, ये जो सोना है अपन आगे और बात करेंगे जब व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे। मैसूर से सोना आता था, मेसोपोटामिया से चांदी आती थी। और इसके अलावा आपके कीमती पत्थर जो गुजरात और महाराष्ट्र से आता था। तांबा आपको पता ही चल गया होगा, पहले भी अपन ने बात की थी, गणेश्वर से आता था। तो ये सारी वस्तुओं से मनकों का निर्माण होता था। और एक सेल खड़ी, ये इसका इस्तेमाल भी मन के निर्माण में किया जाता था। अब अपन अगर मोहरों की बात करें, कितनी मोहरें प्राप्त हुई है अपने को, 2500 मोहरें प्राप्त हो चुकी है। और इन सब को देखा जाए तो अधिकांश मोहरें हैं वो किससे निर्मित है, सेल खड़ी से निर्मित है। और इन पर चित्र का अंकन भी है। और जो ये अंकन है चित्रांकन, यानी इन पर चित्रण का अंकन भी कर रखा है। और ये अंकन है जो अग्रभाग में होता था। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा भी था इसकी लिपि के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो अग्रभाग के अंदर चित्र और लेख का अंकन मिलेगा और पिछले भाग में जो पश्चिम भाग है उसमें एक घुंडी मिलेगी। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। तो ये हो गए इसके मोहरे में मन के निर्माण उद्योग के अंदर। चलो एक बार इसको वापस रिवाइज कर देते हैं। वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख था। सूती कपड़े के अवशेष अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए और कपास का उत्पादन होता था। इन दोनों से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग चलता था। मनके व मोहरे निर्माण, मनके हेतु प्रसिद्ध 2 स्थान थे। आपको ये भी पूछा जा सकता है मनके का उत्पादन कहाँ पर होता था, या मनके निर्माण के लिए कौन से 2 क्षेत्र प्रसिद्ध थे, लोथल व चहुंदड़ो। मनके किस में काम आते थे, आभूषण के अंदर काम आते थे। और उस समय महिला व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, यानी आभूषण पहनने का शौक महिला व पुरुष दोनों को ही था। तो दोनों को होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, इसकी बहुत मात्रा में उद्योग चलता था ये। और किससे निर्मित होती थी, सोना चांदी, कीमती पत्थर, तांबा और सेल खड़ी से इसका निर्माण होता था। अपने को लगभग 2500 मोहरें भी प्राप्त हुई है। ये मोहरें हैं वो सेल खड़ी से, यानी अधिकांश मोहरें हैं वो किससे निर्मित है, सेल खड़ी से निर्मित थी। चलो अब अपन चलते हैं आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पर अपन ने उद्योग की बात की थी और मनके व मोहरे उद्योग की बात की है और वस्त्र उद्योग की बात की, तो अपने उद्योग तो हो गया कंप्लीट। अब अपने आता है वाणिज्य और व्यापार। अगर आपसे वाणिज्य और व्यापार के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको यह ध्यान रखना है, व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, वर्तमान में भी 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार होता है वो एक देश या एक क्षेत्र के अंतर्गत ही होता है। बाह्य व्यापार यानी उस क्षेत्र से बाहर व्यापार करना। उस काल में भी सिंधुवासी होते थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार करते थे। भाई आंतरिक व्यापार का तो समझ में आता है, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि बाह्य व्यापार करते थे। तो चलो पहले एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 4 पर व्यापार और वाणिज्य। व्यापार करते थे, व्यापार 2 प्रकार से होता था व्यापार, आंतरिक व बाह्य
व्यापार। आंतरिक व्यापार का तो अपन समझ सकते हैं भाई, आंतरिक व्यापार तो होता ही होगा, इतना बड़ा क्षेत्र है, नगरीकृत व्यवस्था है, तो व्यापार के बिना तो कैसे चलती होगी। लेकिन बाह्य व्यापार किससे चलता था, ये बाह्य व्यापार अपने को कैसे पता चलेगा कि बाह्य व्यापार होता था। तो अपन ने इसका दो उदाहरण लिए। एक सबसे बड़ा उदाहरण लिया मेसोपोटामिया की, जो बेलनाकार, यहां नीचे लिख लेता हूं, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। जो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें यहां से प्राप्त हुई थी है। तो इस बेलनाकार मोहर से अपन ये कह सकते हैं ये यहां पर आई कैसे, ये कभी न कभी कोई व्यापारी यहां से मेसोपोटामिया गया होगा, तभी तो ये मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें अपने को प्राप्त हुई है। तो वो चाहे यहां पर किसी कारण ये मोहर यहां पर नहीं चलती थी, सिंधु सभ्यता में ऐसी बेलनाकार मोहरें नहीं चलती थी, अपने सिंधु सभ्यता के अंदर तो इस प्रकार की मोहरें चलती थी, जिसका एक यानी जैसे वर्तमान के अंदर सिक्के होते हैं उस प्रकार की मोहरें चलती थी, अग्रभाग और पश्चिम भाग। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, ये कहाँ की थी, मेसोपोटामिया की थी। तो मेसोपोटामिया की यहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई है, इसका मतलब मेसोपोटामिया से कोई व्यक्ति गया होगा या मेसोपोटामिया का व्यक्ति यहाँ आया होगा। दोनों ही स्थानों पर यानी दोनों ही स्थितियों में अपन ये कह सकते हैं ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उदाहरण है। यहाँ तक ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की 24 मोहरें प्राप्त हुई। मेसोपोटामिया में भी कितनी मोहरें प्राप्त हुई है, जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई तो वहां पर भी सिंधु सभ्यता की यानी अपने यहाँ की 24 मोहरें, यहाँ पर तो अपने को एक बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, लेकिन वहां पर 24 मोहरें प्राप्त हुई है। तो अपन ये कह सकते हैं ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता होगा। ये लोग वहां पर गए होंगे, वो लोग यहाँ पर आए होंगे और अपनी मोहरों का आदान प्रदान किसी याद के कारण, यहाँ पर मेसोपोटामिया में यहाँ सिंधु सभ्यता की मोहरें नहीं चलती थी, जैसे अपने यहाँ पर डॉलर नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर यादाश्त के लिए, याद रखने के लिए कि हाँ हम वहां पर गए हुए हैं, जैसे आजकल लोग रखते हैं ना अपने जेब में डॉलर है, नेपाल का नोट है, ये वगैरह रखते हैं, उसी प्रकार के हाँ भाई हम भी वहां पर जाकर आए, उसी प्रकार ये लोग भी वहां पर गए होंगे और वहां से ये मोहर लाए होंगे और अपनी मोहरें वहां पर छोड़कर आएंगे। इससे अपन ये कह सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार का व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता होगा, या जिसे अपन ने नाम दिया है बाह्य व्यापार। एक और मिला है मेसोपोटामिया वासी, मेसोपोटामिया वासी सिंधु क्षेत्र को मेहुला कहते थे। सिंधु क्षेत्र को क्या कहते थे, मेहुला, मेहुला कहते थे। तो अपन ये कह सकते हैं यहां पर सिंधु क्षेत्रवासियों को मेहुला कहते थे। अब ये मेहुला किसके लिए प्रयोग करते थे, सिंधु क्षेत्र के लिए, तो एक दूसरे से परिचित थे, तभी तो ये होता था। एक तो व्यापार का भी अपने को साक्षी मिल गया, ये व्यापार होता था अंतरराष्ट्रीय, और यहाँ पर ये लोग इनको मेहुला भी कहते थे। तो इससे पता चलता है कि इनका मेसोपोटामिया सभ्यता है या मेसोपोटामिया वासी है उनसे अच्छा संबंध था। इस संबंध से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बाह्य व्यापार इनसे होता होगा। अब देखो यहाँ पर अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि किन किन का व्यापार कैसे होता था। अगर आंतरिक व्यापार की बात करें तो यहाँ पर तांबा, चांदी, सोना और कीमती पत्थर, ये चार चीजें आभूषण के अंदर काम आती थी। अपन ने थोड़ी देर पहले जो मणके के बारे में पढ़ा था, ये चारों चीजें काम आती थी। तांबा कहां से प्राप्त करते थे, गणेश्वर से। कहां से प्राप्त करते थे, गणेश्वर से। चांदी कहां से, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया। अगर इसकी जगह ईरान या इराक लिखा हुआ जाए तो भी एक ही बात है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है वर्तमान इराक ईरान क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। तो मेसोपोटामिया कह दो या ईरान इराक क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। ऑप्शन में ईरान इराक भी आ सकता है। सोना कहां से, मैसूर से प्राप्त करते थे। सोना कहां से प्राप्त करते थे, मैसूर क्षेत्र से प्राप्त करते थे। और कीमती पत्थर है, दो स्थानों से प्राप्त करते थे, गुजरात और महाराष्ट्र से।
गुजरात और महाराष्ट्र से कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। तो ये अलग अलग जो अपने को आभूषण में काम आने वाली वस्तुएं अलग अलग स्थानों से यहाँ पर लाते थे। और मूल रूप से ये बाहरी व्यापार क्या करते थे, अगर बाहर बेचने के लिए जाते थे तो कपास या सूती वस्त्र, इसके अलावा अनाज, इनका व्यापार बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होता था। मेसोपोटामिया उस समय हालांकि दजला और फरात नदियों के बीच में है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं अनाज उत्पादन जो यहाँ पर होता था वैसा मेसोपोटामिया के अंदर नहीं होता था। तो यहाँ पर अनाज के लिए हो सकता है या सूती वस्त्र के लिए हो सकता है यहाँ पर मेसोपोटामिया जाते थे, यानी इनका निर्यात होता था, इनका आयात होता था। अब यहाँ पर अपन चलते हैं कि वाणिज्य के अंदर अपन दो चीजों को देखेंगे। एक बार यहाँ पर इसका रिवाइज कर देता हूँ, फिर अपन केवल वाणिज्य की यहाँ पर बात करेंगे। व्यापार के अंतर्गत दो प्रकार के व्यापार होते थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार तो समझ में आता है, बाह्य व्यापार को समझने के लिए अपन ने तीन उदाहरण दिए थे। पहला उदाहरण था भारत के अंदर मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर का प्राप्त होना, दूसरा था मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की 24 मोहरों का प्राप्त होना, और तीसरा था मेसोपोटामिया वासी सिंधु क्षेत्र को महुला कहते थे। इससे इन तीन उदाहरणों से पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा व्यापार होता था, बाह्य व्यापार होता था। अब अपन चलते हैं वाणिज्य की ओर। वाणिज्य के अंदर अपन ने दो चीजों को देखना है। सबसे पहले वाणिज्य के अंदर अपन देखेंगे मुद्रा। तो यहाँ पर अपन ने मुद्रा के बारे में या मोहरों के बारे में पहले ही बहुत बात कर रखी है कि जो अपने को लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई है वो सेलखड़ी से निर्मित है, और दो भाग होते थे, अग्रभाग और पश्चभाग। अग्रभाग पर किसी न किसी पशु पक्षी का अंकन होता था, नीचे लेख लिखा होता था, और पश्चभाग के अंदर गुंडी होती थी। अगर चित्रों की बात करें तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोहरें पर चित्रांकन। किस किस का चित्रांकन अपने को मिलता है, एक तो मिलता है एक सींग वाले पशु का। अब मैं यहाँ पर उसको गेंडा नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, वो गेंडे की आकृति का था तो अपने नाम दे दिया एक सींग वाले पशु या गेंडा। अब यहाँ पर बात करते हैं वृषभ, हाथी, बेल, इनका अंकन किस पर होता था कि मोहरों पर इनका अंकन कहां पर होगा, अग्रभाग के अंदर। पश्चिम भाग में तो गुंडी हो गई। और निर्मित किससे होते थे, अगर पूछ ले जाए मोहरें किससे निर्मित थी, अधिकांश मोहरें आपके सेल खड़ी से निर्मित होती थी। सेल खड़ी के अलावा सीप का भी इस्तेमाल इसमें किया होता था। अब अपन बात करते हैं मोहरों के अलावा वाणिज्य के अंदर अपन लेंगे बाट, जो माप तोल की इकाई थी। माप तोल की इकाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बाट का इस्तेमाल होता था, और बाट का इस्तेमाल पूरे सिंधु सभ्यता के अंदर ही अपन बात करेंगे, पूरी सिंधु सभ्यता के अंदर बाट का इस्तेमाल होता था। और बाट दो प्रकार के थे सिंधु सभ्यता में, बाट दो प्रकार के थे। कैसे कैसे बाट थे, एक तो थे वर्गाकार बाट, एक थे गोलाकार बाट। बाट भी दो प्रकार के थे, वर्गाकार बाट और गोलाकार बाट। एक वर्गाकार बाट और एक गोलाकार बाट, और इनकी इकाइयां भी निश्चित थी, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार। यहां से थोड़ा आगे और भी होती होगी। अपने को कुछ एक बाट मिले हैं जिनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32 बस ये इनकी इकाई थी। जैसे अपने 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, यहाँ पर उस प्रकार के बाट होते थे 1, 2, 4, 8। ये इनकी क्या है, इकाई। बाट या माप तोल की इकाई, ये इस प्रकार की इकाई वहां पर चलती थी। तो वाणिज्य के अंदर अपन दो चीजों को लेंगे, एक तो मोहरों को लेंगे और एक बाट को लेंगे। मोहरों के बारे में अपन ने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है पहले भी कि मोहर का अग्र भाग अलग होता था, पश्चिम भाग अलग होता था, यहाँ पर गुंडी होती थी, यहाँ पर चित्रांकन होता था यानी चित्र होते थे या लेख होता था। ये सब अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रखा है। और सेल खड़ी से निर्मित होती थी। अपने को 2500 मोहरें प्राप्त है। चित्रांकन के अंदर एक सींग वाला गेंडा, वृषभ, हाथी, बेल, इनके चित्र हुआ करते थे। घोड़े के चित्र नहीं थे। अपने को ये याद रखना है, यहाँ पर अपने को घोड़े के चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। बाट माप तोल की इकाई बाट होती थी। दो प्रकार के बाट थे, वर्गाकार बाट और गोलाकार बाट, और इनकी इकाई थी 1, 2, 4। अब इनको स्क्वायर में बढ़ाते जाओ, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। बस यहाँ तक याद रख लो, बहुत है। तो आज अपने ये हो गया सिंधु सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियां होगी। अगले वीडियो में अपन सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।